हेलो हेलो। आवाज आ रही है ना? हाँ जी भाई लोगों, बताओ। देखिए, एक बार कहां तक का मामला सेट कर दिया था अपन ने। देखो, हम हमारे सिलेबस का अध्ययन कर रहे थे और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ रहे थे हम। और सिलेबस के अनुसार पढ़ते पढ़ते अपन ने ये देख लिया था कि हम कहां पर आ गए थे। बताओ। महाराणा कुंभा की उपाधियां पढ़ ली थी ना अपन ने। वेरी गुड। और महाराणा कुंभा, अच्छा, महाराणा कुंभा की, देखो, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? और इस मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमने एक बात और नोट की है, और वो हमने नोट क्या की है, सुनो। मेवाड़ के इतिहास के अंदर अपन बात करना चाहते हैं। मेवाड़ के इतिहास में हमारे सिलेबस में 3 ही तो राजा हैं। एक तो आपके महाराणा कुंभा, एक हमारे पास में है महाराणा सांगा, और एक हमारे पास में है महाराणा प्रताप। तो हमारे सिलेबस के अंदर 3 राजा हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। इनमें से कल तक अपन ने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ लिया था। पहली रियासत हमारे यहां पर चल रही है। महाराणा कुंभा के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अच्छा, महाराणा कुंभा के कितने पुत्र थे? महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे। उनमें से एक का नाम तो क्या था? ऊधा। और एक का नाम क्या था? रायमल। एक का नाम तो क्या था? ऊधा। और एक का नाम रायमल। 2 पुत्र थे, एक का नाम ऊधा था, एक का नाम रायमल था। अच्छा, इस ऊधा ने ही अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या। इस कारण से ऊधा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ का पितृहंता कौन? मेवाड़ का पितृहंता कौन? ऊधा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद में अब गद्दी पर बैठेगा कौन? रायमल। और रायमल का पुत्र होगा कौन? महाराणा सांगा। तो हेडिंग डालिए आप, रायमल। पहले तो याद करो आप, रायमल की जो पत्नी थी, रायमल की पत्नी यानी रानी का नाम क्या था? रायमल की रानी का नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी था ना? अरे, आवल बावल की संधि याद करो ना यार। हाँ, तो श्रृंगार देवी। तो याद करो, राव जोधा ने अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या था? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा पुत्र रायमल से करवाया। किससे करवाया था? कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया। चलो जी, इसके बाद में अगर अपन बात करें, रायमल के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया, एक का नाम था जयमल, और एक का नाम था संग्राम सिंह। कितने पुत्र? सुनो पहले, कितने पुत्र हैं इसके? 3। एक का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल सिसोदिया और संग्राम सिंह सिसोदिया। और यही संग्राम सिंह आगे चलने के बाद क्या बन जाएगा? संग्राम सिंह आगे चलने के बाद में बनेगा क्या? मराना नहीं है, महाराणा सांगा। क्या बनेगा? अब देखो, इससे पहले अपन बात करेंगे रायमल जो है, इस रायमल ने
रायमल ने एकलिंग जी के मंदिर का एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाया? पुनर्निर्माण। तो एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाला कौन? रायमल। इसके अलावा ये जब रायमल का विवाह श्रृंगार देवी से हुआ, श्रृंगार देवी जब मेवाड़ में आई तो याद रखना इसने भी एक काम किया था। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवा दिया? तो गोसुंडी बावड़ी कहां है? मनीषा राधे राधे। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया बताओ? श्रृंगार देवी। किसकी पत्नी बताओ? कहा? रायमल की पत्नी है ना श्रृंगार देवी। अच्छा, इसके बाद में रायमल के कितने पुत्र हैं? अच्छा बताओ, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया। लेकिन एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? और एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया? मोकल। मैंने बोला था 3 क्वेश्चन आएंगे। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल। एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया? एकलिंग जी के मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया? रायमल ने करवाया है। और रायमल के कितने पुत्र निकल के आए थे? सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर याद रखना जो ये जयमल है इसे इतिहास में, भावनाओं को समझो, जो ये पृथ्वीराज सिसोदिया है इसे इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इतिहास में उड़ना राजकुमार नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना बच्चों। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दुर्ग की दीवार पर ऐसा दौड़ लगाता था, दूर से देखने पर ऐसा लगता हो जैसे मानो उड़ रहा हो। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था इसका, इसने एक दिन में 2 रियासतें एक साथ जीत ली थी। तो कोई व्यक्ति उड़कर ही जीत सकता है, इस कारण से। अच्छा, रायमल ने जीते जी पृथ्वीराज सिसोदिया को अजमेर संभाला रखा था। और जब ये अजमेर संभाल रखा था तभी इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी, नाम उसका ताराबाई, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम इसने तारागढ़ रख दिया। किसने? ओके, तो हम बात करेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया ने पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा है। क्या रख दिया बाल को? तारागढ़ रखा। रायमल के कितने पुत्र बताओ? सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। अब रायमल के बाद गद्दी पर बैठेगा कौन? यही तो बात है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, ये संग्राम सिंह वो है जिसने बचपन से कांटों का ताज देखा है। इसके अपने ही इसके अपने नहीं रहे। गद्दी पर बैठेगा संग्राम सिंह। कौन बैठेगा? क्यों बैठेगा सुन लो। याद रखना, ये महाराणा सांगा वो जिसके शरीर के 80 घाव विश्व प्रसिद्ध थे। बचपन में भाइयों ने इसकी आंख फोड़ दी, इसका एक हाथ कट गया, एक बाजू खराब हो गया, फिर भी महाराणा सांगा ने युद्ध लड़े और महाराणा सांगा ने, अच्छा जब महाराणा सांगा गद्दी पर बैठेंगे
तब मारना सांगा चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए होंगे। दिल्ली के अंदर आपका लोधी वंश, इधर आपके बात करें अपन मालवा के अंदर महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात के अंदर महमूद बेगड़ा, फिर भी मारना सांगा अपनी शक्ति को संतुलित करेंगे और सबको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। वो हमारा मारना सांगा आ रहे। मारना सांगा करोगे स्वागत? उदासी में करोगे? जय भवानी। चलो दी, मारना सांगा का स्वागत तो हमेशा इस प्रकार से ही किया जाता है। सुन लो, हुआ क्यों गद्दी पर बैठाया मारना सांगा को? क्या हुआ था? एक बार रायमल के दरबार में ज्योतिषियों का आगमन हुआ था। किसका आगमन हुआ? ज्योतिषियों का आगमन हुआ। और जब ज्योतिषियों का आगमन हुआ तो ज्योतिषी ने क्या की है, इन सबकी क्या देखी? कुंडलियां देखी। और जब ज्योतिषी ने कुंडली देखी इन तीनों की, उनमें से केवल मारना सांगा की कुंडली के अंदर ही क्या था? राजयोग था। तो इनके भाइयों को भय था कि कहीं आपके मारना सांगा राजा बन जाएगा तो कैसे बन जाएगा? आगे चलने के बाद कुछ तो होगा। तो ये दोनों ही मारना सांगा के बचपन में ही विरोधी हो गए, और विरोधी भी इतना हो गए कि ये मारना सांगा को मारने के लिए प्लानिंग तैयार करने लग गए। और बचपन में इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने छोटे भाई के ऊपर ऐसा आक्रमण किया कि बचपन में उसकी क्या फोड़ दी है बाल को। तो बचपन में अपने भाई मारना सांगा की आंख फोड़ने वाला कौन? फिर भी ये दोनों उसको मारना चाहते थे। जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया मारना सांगा को मारना चाहते थे। महाराणा सांगा आपके मेवाड़ से निकलकर बच्चों आपके अजमेर में आ गए। कहां आ गए? अजमेर में आ गए। और अजमेर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था करमचंद पंवार। इस करमचंद पंवार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन का आश्रयदाता कौन? इस करमचंद पंवार ने महाराणा सांगा को अपने भाइयों से बचाया, प्रारंभिक जीवन का आश्रयदाता रहा। और महाराणा सांगा को राजगद्दी दिलाने के अंदर पूरा योगदान किसका रहा? और जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब महाराणा सांगा इसको भूले नहीं है। महाराणा सांगा ने करमचंद पंवार को एक उपाधि दी थी, रावत की उपाधि। कौन सी? रावत की उपाधि। तो ये घटनाक्रम में अभी आपको बोल के लिखवाऊंगा। और अब अपन बात करने वाले हैं हमारे सिलेबस का राजा। नाम है महाराणा सांगा, राजाधिराज महाराणा सांगा, जिनको हम अपन कहते हैं आपका हिंदू पत और एक आपका हिंदूपति। कौन? हिंदूपत, हिंदूपति, हिंदूपत और एक आपका हिंदूपति महाराजाधिराज महाराणा सांगा आ रहे हैं। कार्यकाल करवा रहे इनका अपन 1509 से लेकर 1528। तो 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु करवा देंगे अपन। 30 जनवरी 1528 को गद्दी के ऊपर बैठाएंगे इनको अपन 24 अप्रैल को। अप्रैल ही है ना? ओके। जन्म इनका होगा 12 मई 1482 को। तो आज महाराणा सांगा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। महाराणा सांगा का कार्यकाल 1509 से लेकर 1528 तक रहा है। पहले इनका परिचय लेते हैं अपन। महाराणा सांगा की उपाधि याद रखना, हिंदूपत, हिंदूपति। लेकिन महाराणा कुंभा को उपाधि दी गई है हिंदू सुल्तान। कौन सी? मैंने बोला था एक ही उपाधि में अंतर है। हिंदूपति, हिंदूपति, महाराणा सांगा हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य स्थापत्य कला का जनक, राणा रासो, सारंगपुर का युद्ध, है ना? कुंभा नहीं, सन बोलो। सारंगपुर का युद्ध, आवल बावल की संधि, चंपानेर की संधि। ओके, मैंने बोला महाराणा कुंभा को अगर जीतना है तो दो नाम याद करना है, राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को क्यों कहा गया? ओके, बोलो। संगीत प्रिय थे। बताइए महाराणा कुंभा का संगीत गुरु का नाम, चित्रकला गुरु का नाम, कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण थे? हाँ,
वीणा। मारना कुंभा के बारे में अपन ने पढ़ा है। मारना कुंभा मेवाड़ी, मराठी, करपाटी, संस्कृत भाषा के जानकार थे। बहुत सारे ग्रंथ लिख कर गए थे आपको, आपके लिए याद करने के लिए, कोई कमी नहीं की है। बोला था उन्होंने सुपरवाइजर वाले बच्चों को करवा देना याद, तो पहला ही ग्रंथ उन्होंने बचीड़ दे दी है। कौन सा? संगीत राज, संगीत मीमांसा, कामराज, रतिसार, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, वाद्य प्रबंध, हरवर्ती का, संगीत क्रमदीकी का। कहां कमी की आपके लिए उन्होंने? नहीं की है। फिर उन्होंने बोला सुपरवाइजर वालों को मेरे चारों नाटक याद करवा देना सर, और फिर कह दिया उन्होंने मेरी 3 टीकाएं मत भूल जाना। मैंने पूरा लिखवा दिया है। तीनों टीकाओं में से पिछली बार क्वेश्चन आया था। और फिर जाते जाते कुंभा ने यह भी कह दिया था मेरे दरबार में जो इतने विद्वान हैं उनको मत भूल जाना। तो मारना कुंभा को उपाधि कौन सी दे दी है? राणा रासो। कौन सी? विद्वान बहुत सारे थे। मारना कुंभा ने कहा मैं 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे विद्वान रखूंगा। तो मारना कुंभा के बाद जब मारना सांगा है तो मारना सांगा ने कह दिया उनके दरबार में दरबारी विद्वान थे, तो मैं सुपरवाइजर वालों के लिए युद्ध की कमी नहीं आने दूंगा। आजा माली सटकली कहने वाले कौन? मारना सांगा थे। आज आ गए बच्चों मारना सांगा। शरीर के 80 घाव लग गए थे इनके। गिनने वाला कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, घाव तो इनके 81 लगे थे, पर एक घाव में बताऊंगा नहीं कहां लगा था, नहीं बताया। अब बात करेंगे बच्चों अपन महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बच्चों पिताजी का नाम था रायमल, माता का नाम था रत्न कंवर। हाँ ठीक है। पत्नी का नाम था सांगा के मात्र 4 पुत्र थे। महाराणा सांगा के कितने पुत्र थे? सबसे बड़े पुत्र की अगर हम बात करें तो महाराणा सांगा का सबसे बड़े पुत्र का नाम था भोजराज। भोजा? आप तो भोजा ऐसे बोल रहे थे, आपके साथ खेलता था ये, 8वीं क्लास में पढ़ता था ये भोजा। तो मेरी बात सुनो, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भोजराज, और ये भोजराज वो था जो मीरा के पति है। मीरा के पति कौन? मीरा का ससुर कौन? अच्छे से खुल के बोलो ना, इसको गले में दबा के क्यों बोल रहे हो? मैं महाराणा सांगा है। 80 घाव लगवा लिए शरीर पर, फिर उसको ऐसे बोले मैं नहीं जाऊंगा। सिलेबस का राजा ही है। पुत्र भी 4 करके गए, 1 नहीं। कितने पुत्र थे इनके? सबसे बड़े पुत्र का नाम भोजराज से छोटे का नाम था बच्चों रतन सिंह द्वितीय। कौन है? और नंबर 3 पर इनके पुत्र का नाम था विक्रमादित्य। सबसे छोटा पुत्र था इनका उदय सिंह। और यही उदय सिंह आगे चलने के बाद आपका दूसरा सिलेबस का निर्माण करेंगे। नाम है महाराणा प्रताप। उदय सिंह का पुत्र कौन? हाँ, महाराणा मिलाप नहीं है, महाराणा प्रताप है भाई। आज हो क्या रहा है? शाबाश, आप इतिहास बदलोगे भाई। तो मेरी बात सुनो, हम बात करना चाहते हैं आज महाराणा सांगा के बारे में, पढ़ना चाहते हैं। महाराणा सांगा के मात्र कितने पुत्र हैं? सबसे बड़े पुत्र का नाम कल मैं पूछूंगा, ध्यान रखना, याद करके नहीं आओगे, बाहर भेज दूंगा। पढ़ नहीं रहे हो आप, महाराणा कुंभा के बारे में कुछ भी पूछूंगा तो भी पढ़ जाओगे आप, गलत बात। महाराणा सांगा पिता का नाम आपके पास में है, माता का नाम, पत्नी का नाम, चारों पुत्र। अच्छा, इसके बाद में अपन वो बातें करेंगे जो मैं अभी आपको पीछे पढ़ाया है, बीच के अंदर वो बातें लिखूंगा। महाराणा सांगा के दोनों बड़े भाई महाराणा सांगा को मारना चाहते थे, लेकिन अजमेर का कौन था? करमचंद पवार। अजमेर के करमचंद पवार ने महाराणा सांगा को अपने भाइयों से बचाया, और महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन के क्या रहे थे? ये आश्रयदाता रहे हैं। कौन? करमचंद पवार। इसके बाद में अपन ने ये भी नोट कर लिया थोड़ा सा कि करमचंद पवार के बारे में पढ़ा जो तो पढ़ा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाल को। लेकिन इसके बाद में आपने ये नोट किया
कि महाराणा सांगा ने इस करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी है। कौन सी उपाधि दी है? और 16वीं सदी का महान शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो वो कौन? इस कारण से महाराणा सांगा को उपाधि दी गई है हिंदू पत। और ये आवाज में एकदम से कमी क्यों आ जाती है? हिंदू पत और उपाधि देने वाला, उपाधि दी गई 16वीं सदी का महान शक्तिशाली शासक थे। अच्छा, कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको महाराणा सांगा में 2 बार लिखवाऊंगा। एक बार तो यहां लिखवाऊंगा, जब ये मैटर बीच में लिख लोगे उसके बाद देखो, जब महाराणा सांगा बाबर से युद्ध लड़ेंगे ना, खानवा का युद्ध, और युद्ध भूमि से जब महाराणा सांगा को बाहर निकाल लिया जाएगा, उस पीरियड में महाराणा सांगा घायल कहां होंगे? बसवा दौसा में महाराणा सांगा घायल होंगे। बसवा दौसा में महाराणा सांगा की मृत्यु होगी इरीज गांव में, और महाराणा सांगा की बॉडी को लाया जाएगा और उनका जो दाह संस्कार है वो करवाया जाएगा मांडलगढ़, जो कि कहां है? भीलवाड़ा में। और यहीं पर सांगा की आठ खंभों की छतरी का निर्माण अशोक परमार द्वारा करवाया जाएगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा? और याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा के बारे में कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने सांगा के बारे में कहा है, क्या कहा? सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। सैनिकों का भग्नावशेष कहा। क्या कहा? सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। नेक्स्ट, अरे युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था, क्यों क्या होता है? हमेशा सैनिकों के वेश में रहने वाला था। और कहा कि सांगा के शरीर के 80 घाव प्रसिद्ध थे। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसके शरीर के 80 घाव लग गए थे? महाराणा सांगा। अब पर्टिकुलर महाराणा सांगा को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि महाराणा सांगा ने जब गद्दी पर बैठे तब चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। तो कौन कौन से दुश्मनों से घिरे हुए थे वो सारी चर्चाएं अपन करेंगे। उससे पहले तो आप ये उतार लो, रायमल के 3 पुत्र करवा लो, ये वाला मत लिखना।
उल्टा हो गया है ना। उतार लिया हो तो चले जी आगे, थोड़ा सा चले। ओके, पढ़ाई करा करो यार, याद करके आओगे तो आनंद आ जाएगा। चलू क्या, चलू नहीं चा, अरे बोलते क्या हो मुझे बताओ तो सही, कौन सा राजा पढ़ रहे हैं, एक बार ये बोलो ना, एक बार नाम बोलो, कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? हाँ सही है, तो वही पढ़ रहे हैं। ऐसे उदासी में क्यों बोलते हैं महाराणा सांगा, बोला महाराणा सांगा। आराम आराम से लिखो, बहुत जल्दबाजी करते हो लिखने में। ये मत लिखना आंख राजयोग और ये सेट कर लो यार। हाँ? चले, वो दोनों भी तो उतार रहे हैं कहाँ पे, ये भी तो आराम आराम से, आराम आराम से जमा जमा के उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पुत्र तीन ही करवाना। हे, इधर ध्यान दो आगे, चलूं? चलो ये तो पूरा बीच का, ये यहां तक चार पुत्र करके रुक जाना, चार पुत्र लिखवा के, माता पिता पत्नी का नाम लिख के, चार पुत्र लिख के और रुक जाना, फिर मैं बोल के लिखवाऊंगा। मारना संघ की पत्नी, अरे भाई ये राजा महाराजा थे, इनके डेमो अलग हुआ करते थे, तो एक ही थोड़ी पत्नी थी। है ना, चलो फटाफट लिखो, मारना संघ को आगे लिखेंगे, लिख लिए? अरे बात नहीं भाई, क्लास के अंदर बात करोगे मैं बाहर भेज दूंगा, बिल्कुल बात करेगा जो मेरे से करेगा, आपस में नहीं।
बिल्कुल सही बोल रहे हो। कार्यकाल 24 मई 1509 से 30 जनवरी 1528। नहीं बता दिया, मैं एक बार बता दिया। अरे जन्म तो हुआ 12 अप्रैल 1482 को, कार्यकाल उनका 24 मई 1509 से 30 जनवरी 1528। मतलब जब वो राजा बनते हैं ना, वो डेट तो थी 24 मई 1509, और जो खत्म हो गए थे ना वो, उसकी डेट है 30 जनवरी 1528, है ना। फिर आप वो डेट ही लिख रहे हो, तो फिर ये यहां तक में तो आधा घंटा लगेगा आपको। सर कहां तक लिखना है? मनीष वर्मा, केवल यहां तक 4 पुत्रों तक लिखना है। चलो मैं आगे। अरे भैया कहां तक लिख लिए? लिख लिए 4 पुत्र। चलो लिखो अब। सांगा के बड़े भाई, सांगा के बड़े भाई हाँ, सांगा के बड़े भाई सांगा के विरोधी थे। ये सांगा को मारना चाहते थे। सांगा को मारना चाहते थे, लेकिन अजमेर के करमचंद पवार ने अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को अपने भाइयों से बचाया। सांगा को अपने भाइयों से बचाया तथा सांगा के अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को अपने भाइयों से, हाँ उनके भाइयों से बचाया। मतलब समझने की बात, अपने भाइयों से बचाया किसको? सांगा को। सांगा को अपने भाइयों से बचाया, सांगा को अपने भाइयों से बचाया तथा सांगा के प्रारंभिक जीवन के सांगा के प्रारंभिक जीवन के आश्रयदाता रहे। प्रारंभिक जीवन के क्या रहे हैं? आश्रयदाता रहे। सांगा के प्रारंभिक जीवन के क्या रहे? आश्रयदाता रहे। नेक्स्ट लिखो। राजा बनने के बाद सांगा ने करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी है? रावत की उपाधि दी। नेक्स्ट लिखो। 16वीं सदी का महान शक्तिशाली शासक होने के कारण
16वीं सदी का महान शक्तिशाली शासक होने के कारण महाराणा सांगा को हिंदूपति की उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई है? हिंदूपत और एकअप के हिंदूपति की उपाधि दी गई है। आगे तो लिख लो आप। क्या बाकी लिख लो ना, घायल वगैरह यार। घायल कहाँ हुए हैं, मृत्यु कहाँ हुई है, दाह संस्कार के बारे में लिखो, कर्नल जेम्स टोड के बारे में लिखो। बच्चों लिखना पड़ेगा आपको ही। आराम आराम से उतार लो। हाँ, इरीज गांव। चले, अब देखो महाराणा सांगा जब गद्दी पर बैठे ना, तब महाराणा सांगा दुश्मनों से चारों ओर से घिरे हुए थे। और जब महाराणा सांगा दुश्मनों से चारों ओर से घिरे हुए थे, तो महाराणा सांगा ने अपनी शक्ति को संतुलित करने के लिए क्या किया है? अभी मैं जो डायग्राम अगर आपको समझाऊंगा वो समझ गए ना, वही मैं आगे लिखवाऊंगा आपको 3 के अंदर। तो कोशिश करना अपने दिमाग को एक जगह रखकर। चलूं? हाँ जी। अब देखो, अपन बात करेंगे, एक बार इसको समझना, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर यहां पर आपके मेवाड़ के अंदर कौन था? महाराणा सांगा। मेवाड़ में कौन है? महाराणा सांगा। आपको बताया कि महाराणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ, बात 1509 की बता रहा हूं मैं, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, उस समय महाराणा सांगा दुश्मनों से चारों ओर से घिरे हुए थे।
कैसे गिरे हुए थे वो अपने को देखना है। तो दिल्ली में क्या स्थिति थी, मालवा में क्या था, गुजरात के अंदर क्या था। सबसे पहले चलेंगे अपन दिल्ली के अंदर। कहां चलेंगे? दिल्ली में। पहला क्वेश्चन हमारा यही आ जाता है कि जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली के अंदर कौन था? तो दिल्ली के अंदर हमारे पास में कौन था? लोधी वंश। और लोधी वंश के अंदर कौन सा शासक था? नहीं, यही गड़बड़ कर देते इब्राहिम लोधी का नाम लेकर। ये पूछ रहा है महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। कौन था? दिल्ली का शासक था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। ये दिल्ली का शासक था। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था या इब्राहिम लोधी था? लेकिन याद रखना, महाराणा सांगा और सिकंदर लोधी के कोई युद्ध हुआ नहीं है। और जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ उस समय अगर अपन बात करना चाहते हैं आपके मालवा, तो याद रखना मालवा का शासक था नासिर शाह खिलजी। और इधर आपके हम बात करना चाहते हैं गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। लेकिन इनके मध्य महाराणा सांगा का कोई युद्ध नहीं हुआ। ये तो जब गद्दी पर बैठे तब की बात है। अब युद्ध होगा इनके बाद आने वालों से। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको। समझ रहे हो क्या? पीछे वाले भैया समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं? भाई जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ उस समय महाराणा सांगा चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन है? सिकंदर लोधी। गुजरात मालवा का कौन है? इसके बाद में कौन है? तो इनसे तो युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इनकी पीढ़ियों से युद्ध हुआ। जैसे इसके बाद में शासक कौन आएगा? सिकंदर लोधी के बाद में आ जाएगा कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से महाराणा सांगा का युद्ध होगा। नासिर शाह खिलजी के बाद में कौन आ जाएगा? महमूद खिलजी द्वितीय। कौन आ जाएगा? महमूद खिलजी सेकंड। और इधर आपके महमूद बेगड़ा के बाद में कौन आ जाएगा? मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह सेकंड। अब देखो, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य बच्चों दो युद्ध हुए थे। सांगा के मध्य कितने युद्ध होंगे? अभी आगे पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, अभी शॉर्ट में समझ लो एक बार। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य दो युद्ध हुए थे। इनमें से एक का नाम था खातोली और एक का नाम था बाड़ी। एक का नाम कौन सा था? खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध 1517 के अंदर हुआ। एक युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध, और बाड़ी का युद्ध 1518 के अंदर हुआ। और ये खातोली और बाड़ी का जो दोनों युद्ध हुए ना, इन दोनों युद्धों में सांगा की क्या हो जाएगी? विजय। अभी अपन आगे पूरा पूरा पढ़ेंगे, तो मेरी बात सुनो। समझ रहे हो क्या? क्या महाराणा सांगा और सिकंदर लोधी के मध्य युद्ध हुआ था? लेकिन युद्ध हुआ किससे? इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ कौन सा? ओके। इसके बाद में आगे महाराणा सांगा मालवा की ओर। इधर महमूद खिलजी द्वितीय और एक आपके महाराणा सांगा। इन दोनों के मध्य गागरोन का युद्ध होता है। कौन सा? गागरोन का युद्ध होगा 1519 के अंदर। कब होगा? तो सबसे पहले इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध कितने हुए? एक युद्ध, दूसरा, तीसरा, 17, 18, 19। फिर इसके बाद में मुजफ्फर शाह द्वितीय वर्सेस सांगा के मध्य झगड़ा होगा। क्यों होगा वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद में जब इब्राहिम लोधी का दिल्ली पर शासन था उस समय इधर से आक्रमण हो रहा है दिल्ली पर। और दिल्ली पर भी किस बार? इब्राहिम लोधी पर। और उस इब्राहिम लोधी पर आक्रमण हुआ है किसका? बाबर। किसका? और बाबर में पावर था। क्या था? तो यहां पर अब आ गया हमारे पास दिल्ली पर। दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का शासन था। किसका शासन था? इब्राहिम लोधी के समय आक्रमण हुआ है बच्चों आपके बाबर का। किसका? और याद रखना, जब यहां पर आक्रमण हुआ दोनों के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होगा। कौन सा? 21 अप्रैल पानीपत का युद्ध। कौन सा? याद करके आता ना कल।
दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? युद्ध के तहत जीत कौन गया है? और जैसे ही बाबर जीता, बाबर के सामने सबसे कड़ी चुनौती कौन? तो उसके बाद में बाबर ने मेवाड़ पर अटैक किया, और जैसे ही मेवाड़ पर अटैक किया तो यहां पर हमारे सांगा वर्सेस बाबर, सांगा और बाबर के मध्य भी बच्चों दो युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध होंगे? सांगा और बाबर के मध्य अपन दो युद्ध करवाएंगे। एक तो बयाना का युद्ध 5 फरवरी 1615, 1527 उल्टा हो गया तो यार, 16 फरवरी 1527। और एक युद्ध होगा आपका खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। ये सारे युद्ध अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको पता तो चल रहा है कि कौन सा युद्ध किन किन के मध्य हो रहा है? हाँ बोलो ना यार। अभी जब मैं बोलूंगा इसको उतार लो देखकर, तो उतार लोगे बोर्ड पे देख के? पक्का? चलो बताओ, मानस संघ इब्राहिम लोदी के मध्य कितने युद्ध है? कौन कौन से? गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? कब हुआ? ओके। इसके बाद में पानीपत का युद्ध कब हुआ? किन किन के मध्य हुआ है? ओके। इसके बाद में बयाना और खानवा का युद्ध? ठीक है भाई, धन्यवाद, आपको समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, महाराणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, अच्छा, महाराणा सांगा ने इधर वालों से अपनी शक्ति को संतुलित करने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसको नियुक्त किया? वो नियुक्त किया था करमचंद पवार को। किसको? तो ये तो मैं अभी आपको बोलकर लिखवाऊंगा कि महाराणा सांगा ने अपनी शक्ति को संतुलित करने के लिए उत्तर पश्चिम के अंदर करमचंद पवार को नियुक्त किया। अच्छा, महाराणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ाई होने का कारण क्या था? इसके लिए हमारे को मालवा में एक स्थान पर चलना पड़ेगा जिसका नाम था चंदेरी। क्या नाम था? चंदेरी, जो कि एमपी में था। कहां पर? सुन लेना इसको, चंदेरी जो कि कहां पर था? एमपी। चंदेरी एमपी का शासक था मेदिनी राय। चंदेरी में पूरा सार लिखवा दिया महाराणा सांगा, एक तरह से देखा जाए तो शॉर्ट में तो खत्म हो गया ये। महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध होने का कारण क्या था? गागरोन का। वो कारण था चंदेरी का। चंदेरी एमपी का कौन? मेदिनी राय। क्योंकि मेदिनी राय को शरण देगा महाराणा सांगा और मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे देगा, और ये गागरोन को प्राप्त करने के लिए गागरोन पर आक्रमण करेगा। तब मेदिनी राय की सहायता करने के लिए कौन आएगा? महाराणा सांगा आएगा, और दोनों के मध्य क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं अगर इस महमूद खिलजी द्वितीय की जगह अगर मैं महमूद खिलजी प्रथम कर दूं तो? महाराणा कुंभा। याद करो ना, सारंगपुर का युद्ध। पढ़ते नहीं हो यार आप। याद करो सारंगपुर का युद्ध। अच्छा, महाराणा सांगा और गुजरात के मध्य विवाद होने का कारण क्या था? इसके लिए हमारे को गुजरात के अंदर एक स्थान है, वहां चलना पड़ेगा, ईडर। याद है मैंने बोला था कि मेवाड़ और गुजरात के मध्य कटुता उत्पन्न होने का कारण क्या है? ईडर का उत्तराधिकार। ईडर का राजा राजा भाण। राजा भाण के बच्चों दो पुत्र थे, एक का नाम था रायमल और एक का नाम था भारमल। तो आगे चल के मैं बताऊंगा, भारमल तो मुजफ्फर शाह का सहयोगी था, रायमल सांगा का सहयोगी था। ये पूरा सार है महाराणा सांगा का। जिस जिसको समझ में आ गया बोर्ड पे देख के उतार लो, और नहीं आया उसको तो फिर मैं पढ़ाऊंगा ही सही। नहीं उतारोगे?
उतारो उतारो इसको, बिना बोले उतारो, पूरा सेट करो मामले को। ऐसे क्या देख रहे हो उसको इतनी देर से चित्र को? बनाओ इसको आराम से। पानी की बोतल और थोड़ी इसमें रखो। ये नहीं, ऐसे बना दो समझ में जैसे आ रहा है, कोई से कुछ बनाओ तो इसको। बाकी का कल तो पूरा ड्राइंग ही आप